बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और जल्दी जल्दी उठिए, तैयारी कीजिए क्योंकि आपको एक इजाफी तैयारी करनी है। फ़ज़ाई आलूदगी में हमारा नंबर बढ़ता चला जा रहा है। आज हम दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से आपको बताएं कि दिल्ली पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लाहौर है और तीसरे नंबर पर कराची है। और स्मॉग की शरह 500 से तजावज़ कर गई है। इस वक्त थोड़ी देर पहले मैंने देखा 525 थी और गुलबर्ग के अतराफ में तो आपको बताएं सबसे ज़्यादा शरह है इसकी 822 रिकॉर्ड की गई है। तो इसीलिए घर से निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि इंडोर्स एक्टिविटीज़ रखें और जो लोग पार्कों में एक्सरसाइज करने जाते हैं वो भी कोशिश करें कि उन एक्सरसाइजेस को भी महदूद करें। आप अपने आप को फिट ज़रूर रखें, लेकिन जितना ज़रूरी आपके मसल्स का फिट होना है उतना ही ज़रूरी आपके लंग्स का भी है। इसलिए एहतियात करें और एहतियात के साथ ही आगे बढ़ें। एग्जैक्टली क्योंकि कहा है अली ने कि इंडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर फोकस करें, लेकिन जब मजबूरी है, काम पर जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, क्योंकि अभी किसी किस्म की छुट्टियां अनाउंस नहीं हुई, कहा ज़रूर गया था कि छुट्टियां दे दी जाएंगी या मसनूई बारिश की जाएगी, ऐसा अभी कोई इकदाम जो है वो नहीं लिया गया। तो लाहौर में ख़ास तौर पर ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है और 822 गुलबर्ग के एरिया में है। तो सोचें जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि डेंस है ये स्मॉग या फॉग जो भी है, तो वहाँ पर आप जाने से गुरेज कीजिए। मास्क का लाजमी इस्तेमाल कीजिए, इसके साथ साथ ऐनक का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप महफूज रह सकें। जनाब ये तो थी कोई थोड़ी सी मौसमी सूरत हाल, आगे चलकर हम डिटेल में भी बात करते हैं। अब शामिल करते हैं अपनी बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के लिए गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी पर आए जजेस का इजलास, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क के अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया गया। फिर पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया और चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को इरसाल किया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर नए चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। और आपको ये भी पता चले कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कमेटी के अरकान ने मीडिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की दिखाते हैं आपको। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की, 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। मेजोरिटी ने ये फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवज्जो रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। आइन के मुताबिक के 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि याहिया अफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पीटीआई को हमने नोटिस इशू हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी मगर वो उन्होंने मीटिंग में नहीं। कमेटी अरकान की गुफ्तगू तो आपने सुनी। जस्टिस याहिया अफरीदी के करियर पर एक नज़र डाल लेते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की और फिर पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिलने पर जीसस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से LLM किया। पेशावर में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की और 1990 में हाई कोर्ट के, जबकि साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। फिर पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज साल 2010 में, जबकि मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट 15 मार्च 2012 को बने। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के वो पहले जज हैं जिनका ताल्लुक फाटा से है। जस्टिस याहिया अफरीदी 30 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने और फिर 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अपने करियर में जस्टिस याहिया जुडिशल एक्टिविज्म के खिलाफ रहे और 2007 वकला तहरीक में आमरीत के खिलाफ थे और कई सारे अहम फैसलों का हिस्सा भी रहे हैं और जिनमें अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ भी किया गया है। और उसके साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आपको बताएं कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो दोबारा से सड़कों पर आएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एहतजाजन मुल्क बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। ये आपको दिखाते हैं। ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पर हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास के सीनियर दर्जाकार हैं माजिद निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया माजिद, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा माजिद, हम देखते हैं कि बहुत सारे आरा सामने आ रहे हैं जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से। पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसकी तैनाती को, क्योंकि जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं उनका ये कहना है कि बाकी जो जजेस थे वो मुतनाज़ थे और जस्टिस याहिया आफरीदी मुतनाज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी तैनाती की गई है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं एक आरा ये भी मौजूद है कि हुकूमती जो हल्के हैं उनमें इनकी काफ़ी मकबूलियत थी, जिसकी वजह से इनको लाया गया। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये इस सवाल के दो अहम नुकात हैं। पहला नुकता ये है कि याहिया आफरीदी साहब तक पहुंचने के लिए हुकूमत को क्या क्या मुश्किलात का सामना हुआ, उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को मैनेज किया, उन्होंने किस तरह से तरमीम को पास किया ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। और उसके ऊपर कई सवालिया निशानात भी आए, हुकूमत की नीयत पे भी शक किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद अब इस वक्त मामला यह है कि वो बहरहाल नॉमिनेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता यह है कि जब ये सारा मामला पिछले 1 महीने से चल रहा था तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट साइड ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया ताकि वो जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी भी ले सके। और दो जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे, एक के बारे में कहा जा रहा था कि वो पीटीआई के करीब है, एक के बारे में कहा जा रहा था मुबैना तौर पर कि वो नून लीग के करीब है। तो उन दोनों को एक तरफ रखते हुए एक तीसरे नाम पे इत्तेफाक इसलिए किया गया कि एटलीस्ट कम अज कम अगर उनसे हमें कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इस वजह से ये सारा जो प्रोसेस है उसमें डेफिनेटली हुकूमत की ये नीयत नजर आती है कि वो ये चाह रही थी कि इस चीज को इस तरह से मैनेज किया जाए कि जो सिस्टम चल रहा है उस पर कोई बड़े सवालिया निशानात ना पैदा हो। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तासुर यह था कि जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो हो सकता है जिस तरह वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इलेक्शन ऑडिट का मसला हो, फॉर्म 45, 47 की डिबेट पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और वहां से कोई ऐसा धचका लगा गवर्नमेंट को तो फिर काम खराब हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये फियर फैक्टर इस तरमीम के अंदर, इस अपॉइंटमेंट के अंदर हमें मद्देनजर रखना चाहिए। टल गया इस तैनाती के बाद? फिर देखिए, ये तो इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत बहस होती थी और कहा जाता था कि जी ये हमारा जर्नल है, ये उनका जर्नल है और तो बेहतर जर्नल होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बहस आ जाएगी कि अपना जज कौन सा है, उनका जज कौन सा है। तो अभी ये आएंगे तो ही पता चलेगा। उसकी वजह यह है कि अपॉइंटमेंट से पहले तक का जो तासुर है वो जितने भी अहम लोग हैं वो जब ओहदों पे जाते हैं तो उससे पहले का तासुर उनका मुख्तलिफ होता है और उसके बाद का जो एक इम्प्रेशन बनता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। अच्छा। इसलिए अभी क्यास आराई नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तक का जो इनका कैरियर है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जी ये बिल्कुल एक्टिविज्म की तरफ नहीं जाते, ना तो कोई इनके टिकर्स चलते हैं, ना ये हेडलाइंस में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस साकिब निसार हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा हो, इनके आने से पहले इनका इंप्रेशन और था, लेकिन जब ये आ गए तो उसके बाद वो इंप्रेशन बदल गया। अच्छा, तो माजिद निज़ामी साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी के अब चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तो मुद्दत मुलाजमत होगी और 3 साल मुद्दत पूरी करने के बाद भी ये दोनों जज साहिबान मोस्ट सीनियर ही होंगे। तो फिर ऐसे में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा भी कोई आ सकता है, उसका भी इम्कान है, या फिर बतौर जज उनके अंडर काम करेंगे? जी बिल्कुल, ये एक नया नुक्ता इसलिए है कि हमने पाकिस्तान आर्मी में तो इस तरह की रवायात देखी हैं कि जब लोग लेफ्टिनेंट जनरल से आर्मी चीफ बनते हैं तो जो उनके सीनियर होते हैं वो रिजाइन देके घर चले जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब हमने इस तरह की कोई मिसाल नहीं देखी। इंडिविजुअल लेवल पे लोग जरूर हाई कोर्ट्स के अंदर इस्तीफा देते हैं, जज से इख्तलाफ हो, चीफ जस्टिस से इख्तलाफ हो तो वो चले जाते हैं। लेकिन सीनियरिटी इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा होगा, तो इसलिए ये एक रवायत भी बनेगी, एक प्रेसिडेंट भी सेट होगा कि क्या सीनियर जजेस जो है वो उनके साथ रह के काम करते हैं या फिर वो ये इस चीज को बेहतर समझेंगे या बतौर इख्तिजाज वो इस्तीफा दे देंगे कि सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया तो इसलिए हम इस कोर्ट में नहीं बैठ सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें आने वाले दिनों में वाज़ेह होंगी क्योंकि ये एक नई चीज होने जा रही है। इसका पहले सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। हमने ये देखा था कि 1997 की नवाज गवर्नमेंट के अंदर भी
जजेस के और हुकूमत के बहुत मसाइल थे जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी हुआ था मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बिल्कुल। तो उस वक्त भी हमने कुछ ऐसी चीजें देखी थी कि जजेस के दरमियान इख्तलाफात थे, कुछ जज एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, कोई दूसरा रखते थे। तो उसके बाद अब ये 20 एक साल बाद, 25 साल बाद हम देख रहे हैं कि ये एक नई सिचुएशन इमर्ज हुई है। तो अब ये मेरा ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर एक रवायत सेट करेंगे और वो ये बताएंगे कि क्या वाकई वो यहीं पे रह के सर्व करेंगे या वो रिजाइन दे के चले जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। माजिद, आप कड़ी नजर रखते हैं इन मामला पर, ये भी बताइएगा कि आईनी बेंच तश्कील किया गया जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात में बंदरबांट हुई है आज खुद नोटिस को ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो उसके बाद ये उतना ओहदा फाल नज़र नहीं आता। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन चीफ जस्टिस हो कौन नहीं, क्योंकि आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास चला जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त इस ओहदे पे आने वाला शख्स कितना असरअंदाज हो सकता है आने वाले वक्त में जो अदलिया के मामलात हैं या दीगर जो सियासी मामलात होंगे? बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि हमने सियासतदानों की जानिब से ये शिकायत सुनी है पिछले 15 साल में कि अदलिया की जानिब से या जजेस की जानिब से एक कदम आगे बढ़ के जो है वो उनका इदारा फैसले लेता है या वो मुदाखलत करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरे इदारों के साथ मिल के ये काम किया करते थे। एज ए इंडिपेंडेंट इदारा उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन सियासतदानों को ये शिकवा था। इसीलिए वो जो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो कहते हैं ना कि पर काट दिए गए, तो वो अदलिया को इस तरह से कन्फाइन किया गया है, आला अदलिया को, कि उसके अंदर से वो जो उनके इख्तियारात के हवाले से मामला था वो बिल्कुल काफी हद तक बदल चुका है। और अब ये चीज भी तय होनी है कि आईनी बेंचेस जो हैं उनके सामने कौन कौन से केसेस लगेंगे, क्योंकि बहरहाल कई केसेस के अंदर एक से ज्यादा आर्टिकल्स या दफात के हवाले से बातचीत की जाती है और बुनियादी इंसानी हकूक तो मेरा ख्याल है हर केस के अंदर ही मौजूद होते हैं, हर वकील उनकी दलील दे रहा होता है। तो अब ये देखना ये कि वो सारे केसेस को किस तरह से सेग्रीगेट किया जाएगा और उनको आईनी अदालत की तरफ या आईनी बेंचेस की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, उससे ये चीज पता चल जाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अदलिया के हवाले से पहले हमने देखा था कि कई जजेस सुओ मोटा का बहुत ज्यादा इख्तियार इस्तेमाल करते थे और कई जजेस हैं जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स के तहत उनके पास ये इख्तियार तो होता था लेकिन वो महदूद रखते थे। लेकिन अब ये चूंकि चीज ही एक दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई है तो वो जो एक प्रेसिडेंट था वो बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई है और पॉलिटिशियंस ये महसूस कर रहे हैं कि शायद अब उन्हें उस तरह से रोज रोज अदालत में नहीं जाना पड़ेगा या गवर्नमेंट को किसी भी चीज के ऊपर अकाउंटेबल नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वो चीज डाइल्यूट हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे कबल हम माजिद निज़ामी साहब सीनियरिटी के हिसाब से कुछ बात कर रहे थे जस्टिस याहिया अफरीदी की, तो रोजनामा एक्सप्रेस में जहाँ ज़ेब अब्बासी की भी एक खबर लगी हुई है, इसके साथ अताउल्लाह तारर साहब भी यही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जो नामजदगी है वो इंतहाई शफाफ तरीके से हुई है और सीनियरिटी के उसूल को अगर देखा जाए तो फिर इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि साकिब निसार ने जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट एवल्यूशन नहीं की थी और हालांकि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से सीनियर ही थे, तो ये चीज भी चल रही है साथ साथ। देखिए, ये तो अब चूंकि मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाना था, एक महीना पूरी प्लानिंग की गई, तो ये उसके बाद की जस्टिफिकेशन है कि जी देखिए आप उनकी ज्वाइनिंग डेट्स को देखें और उसके बाद आप इस चीज को लेके आए। तो ये मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है कि जिसमें वो बताना ये चाह रहे हैं कि हमने राइटली उनको अपॉइंट किया, हालांकि ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस की तकर्री में कभी ये चीज डिस्कस नहीं हुई कि वो हाई कोर्ट से कब आए और कब आए, तो वो जब लिस्ट एक बन जाती थी, एक सीनियरिटी आ जाती थी, तो उसी को ही फॉलो किया जाता। माजिद, आप हमारे साथ ही रहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा आप इस तैनाती को कैसे देखते हैं? अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए तो बहुत मुतवाज़न, एक मुदब्बर, एक एक्सपीरियंस जज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। इवन जो उनके डिट्रैक्टर हैं उनको भी उनके किरदार पे, उनकी गैर जानबदारी के ऊपर कोई नहीं है। जो मैं सुन रहा हूँ लोगों से तनकीद, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि ये एक जो अमेंडमेंट की गई है वो गलत है और उस अमेंडमेंट के तहत जो है इनकी तकर्री के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन कोई मुझे नहीं नजर आया ऐसा जिन्होंने इनके टाइमिंग के ऊपर, इनके
काम के ऊपर, इनकी गैर जानिबदारी के ऊपर किसी किस्म की उंगली उठाई हो। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो काम किया एज चीफ जस्टिस KPK और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए रिफॉर्म्स के लिए, अगर वही उसी तगोदौ से, उसी ज़ील के साथ, उसी मेहनत और काविश के साथ ये करें और फुल कोर्ट को अपने साथ लेके चलें, तो फिर मुझे यकीन है कि ये एक उम्मीद नौ है हमें, और हमें नजर आएगा कि अच्छे रिफॉर्म्स हैं, खास तौर पे इस वजह से कि उनके पास 3 बरस हैं इस काम करने के। ठीक है, ठीक है। अच्छा अशतर औसाफ साहब, सुप्रीम कोर्ट बार सिंध और लाहौर हाई कोर्ट बार भी जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी को जिस तरह से आपने कहा खुश आइंद करार दे रही है, लेकिन सीनियर वकील और PTI रहनुमा हामिद खान ये कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे और वकला तहरीक की कॉल दे रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि दीगर बार्स भी फिर तहरीक इंसाफ का साथ देंगे? देखिए, हामिद खान साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन वो मरहून मिन्नत हैं अपनी सीट के लिए बानी PTI के, और जो उनको वहां से हिदायत मिलेंगी वो उसके ऊपर अमल करेंगे। जाहिर है कि अब वो वकला की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनका जो स्टांस होगा वो PTI का स्टांस है, वो PTI के सेनेटर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हम पार्लियामेंट में किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम वकला ही को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बात के अंदर, आपकी जो आपका स्टांस है उसके अंदर वो पॉलिटिकल एलिमेंट आ जाता है, प्रोफेशनल एलिमेंट कम हो जाता है। जी अच्छा, अशतर औसाफ साहब ये बताएं, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों पर एक अक़लियती फ़ैसला जारी किया था, एक अक्सरियती फ़ैसले का रेफरेंस देते हुए, तो आप ये बताएं हुकूमत पहली मखसूस नशिस्तें अपना हक समझ रही है, उसके बाद क्या आपको सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे ये तो समझ आती है कि जो नशिस्तें हैं वो PTI को नहीं मिलते, वो PTI का हक नहीं था, आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, और अब जबकि कानून भी आ चुका है उसके ऊपर, उसमें मजीद क्लैरिटी आ गई है। अब जो बात मैंने पढ़ी है इख्तलाफी नोट के अंदर, उसमें उन सब बातों की निशानदेही की गई जो ऐसे सीरियस लैप्सेस हैं, जो उस जजमेंट को, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, उसको मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल बेअसर कर दिया है उस सारे सिलसिले में। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो वजाहती नोट्स आए हैं उनकी कानूनी और आईनी हैसियत बसद एहतराम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बताइए आप कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को इसलिए कदम नहीं करार दे देती कि वो हेयरिंग के बगैर दिए गए? तो जो आप स्टैंडर्ड लगाते हैं बाकी लोगों के लिए, वही स्टैंडर्ड आप पे भी लगता है। अगर सिविल कोर्ट जो है वो फैसला कर दे बगैर किसी को सुने हुए, तो वो तो स्ट्रिक्चर पास करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट जज के या सिविल जज के खिलाफ जिसने ये काम किया, और अगर खास तौर पे जब वो फैसला दे चुके हों तो उसके बाद किस बात की वजाहत है? तो ये सारे सिलसिले जो हैं उसकी वजह से तमाम की तमाम जजमेंट जो थी उसके मेरिट्स जो हैं वो डीमेरिट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद थे, गहरी नज़र रखते हैं कानूनी मामलात पर, बात कर रहे थे उनसे और ज़रा रोशनी उन्होंने डाली है कि क्या सूरत हाल बन रही है इस वक्त। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से अभी अशतर औसाफ साहब ने कहा कि वो अभी नहीं देख रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? क्योंकि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ कह चुकी है हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम सड़कों पर आएंगे, और एक बार फिर से सड़कों पर आएंगे तो मामलात ख़राब ही होंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा भी हो आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक अक्सरियती फैसला आ चुका है तो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। अगर आप उससे इख्तलाफ रखते हैं, आपसे मुराद हुकूमत या रियासत, तो वो उसकी नजरसानी की अपील में जा सकती है, लेकिन ये तासुर कायम करना, ये रवायत पैदा करना
कि एक फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि ये रियासत के स्टेट के बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने के मुतरादिफ है। अच्छा। कि अगर आपको एक फैसला पसंद नहीं आया तो आप उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं कर रहे, तो इस तरह तो फिर आप वो जो रियासत के बुनियादी सतून हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि की जा रही है। और फिर उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, फैसले के बाद की जो तरमीम की जाती है वो अब तरमीम से पहले के दिनों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। बड़ा सादा सा असूल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में गवर्नमेंट ने बिल्कुल बदनीयती का या नाअहली का मुजाहरा किया है। उन्हें बहरहाल इस चीज पे अमल करना चाहिए था। हमारे सामने मियां नवाज शरीफ की ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जब वो यूसुफ रजा गिलानी के नाअहली केस में बबांगे दोहल ये कहते थे कि जी पहले आप घर जाएं, उसके बाद आप नजर खाने की अपील दायर करें, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट वापस बुलाएगा तो आप आए, वरना आपको फैसले पे अमल दरामद करना होगा। तो अफसोस इस बात का है कि अपोजिशन में गवर्नमेंट में आकर वो जो असूल हैं, वो जो ज़ाब्ते हैं, वो भूल जाते हैं और अपने जो मुफादात हैं उनको सर्व किया जाता है। वैसे ये तो हमेशा से ऐसा ही होता है माजिद निज़ामी साहब, ये तो इस तरीके से ये चलता ही आ रहा है हमारी सियासत में। क्विकली मैं ये जानना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अब स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने भी कह दिया है कि इस तैनाती के खिलाफ वो लोग अब सड़कों पर आएंगे, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? जिस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो अफोर्ड करती है इस तरह से बार बार सड़कों पर आना, और खासकर उस वक्त में जब क़यादत खुद गायब हो जाती है और कारकुनान को सड़कों पर अकेले छोड़ दिया जाता है? इसमें मैं एक चीज़ ऐड और करना चाहूँगा। माजिद आप बताइएगा कि इस यहाँ पर हमने देखा पार्लिमानी कमेटी में पहले उन्होंने नाम दिए और जब सारी सूरत हाल ख़त्म हो गई उसके बाद उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। क्या ये हिकमत अमली भी दुरुस्त है? देखिए, मुझे तो फ्रैंकली हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ में। उनका सबसे बड़ा मसला ही यही है। इलेक्शन के नताइज के बाद से उनकी स्ट्रेटेजी इस काबिल नहीं रही कि वो उसके जरिए कुछ अपने लिए फायदे हासिल कर सकें या स्टेट से कुछ दबाव के जरिए अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और अब जिस तरह से उन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक को मैनेज किया है और वो इम्प्रेसिव पॉलिटिकल पावर शोज नहीं कर सके, तो उससे ये तासुर भी जाहिर होता जा रहा है कि जी उनके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है या उनका कारकुन तैयार बैठा है। तो इस वक्त तरमीम पे या इस तरह की चीजों पे बयानबाजी से बेहतर है कि तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी इख्तलाफात को हल करे और एक मुतफिका स्ट्रेटेजी बनाए कि हमने किस तरह से अपनी चीजों को आगे लेके चलना है। क्योंकि अगर ये इंप्रेशन खत्म हो गया कि वो अपने एहतजाजी तहरीक के जरिए कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आने वाले 2-3 साल में तो बड़ा तारीख हो जाएगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे, रोशन थे कि इस टाइम मुल्क की सियासत जो है उसका रुख क्या है। हम लेंगे ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। देखने में आसान दिखाई देने वाले जो खेल होते हैं खेलने में उतने ही मुश्किल होते हैं, मगर बॉडी बिल्डिंग ऐसा खेल है जिसमें बिल्डर्स को उसको वजन उठाते देखकर इंसान चकरा जाता है। और उस मुश्किल तरीन खेल में दुनिया भर के एथलीट सालों मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाकर वो इस काबिल होते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का हिस्सा बन सके। और ऐसे में इस कंपटीशन को जीतना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो मद्दे मुकाबिल है वो आपसे ज़्यादा जुनूनी होता है। मगर जहाँ मुश्किल की बात हो वहाँ पाकिस्तानी आपको फ्रंट फुट पर दिखाई देंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा आपसे वादा किया था, एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो जनाब, बॉडी बिल्डिंग के खेल से आपको बड़ी खुशखबरी देते हैं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम ने अमेरिका में मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया है जी। माशाल्लाह कर दिखाया है उन्होंने। और मेंस फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया है। लॉस वेगस में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में 44 ममालिक के तनसाजों ने शिरकत की थी और यहाँ रमीज इब्राहिम ने बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया बात है। उन्हीं से कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रमीज। रमीज, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतना बड़ा एजाज कैसे आपने सोचा इसकी तैयारी करने के लिए, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जीतने के लिए गोल्ड मेडल। जी खैर मुबारक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जो मेरा सफ़र है ये अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रज़ामंदी है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, और मेरे दोस्त और मेरे जितने फैंस हैं उनकी दुआएं हैं, और कौम की दुआएं यहाँ तक लेकर आई हैं। ये सफ़र मेरा बहुत लंबा है। मैंने ये 2015 से शुरू किया था। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेलता था मैं, 2015 से इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रहा हूँ, और मेरे पास लोकल टाइटल्स चैम्पियनशिप्स बहुत सारे हैं, 26 हैं। तो इस फील्ड में मैं 2007 से इन हूँ, और
मतलब उस वक्त मैं लोकल इवेंट्स में था, नेशनल लेवल तक। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल 2015 से खेलने लगा, तो बैक टू बैक जा रहा था, तो वहाँ पर अचीवमेंट्स लेता रहा। 2022 में जाके मेरा ड्रीम पूरा हुआ था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था। वहाँ मैंने थाईलैंड में 3 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तीनों कैटेगरीज में, और प्रो कार्ड जीता था। अरे वाह, उसके बाद उसके बाद जो है वो सफर बड़ा मुश्किल था। जाहिर है पाकिस्तान में हमारे गेम की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो इसको इतने स्पॉन्सर्स मिलते हैं, और असल में हम लोगों में इत्तेफाक भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी फेडरेशंस भी हैं, और किसी भी पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी की कामयाबी से खुशी नहीं होती। वो फेस पे तो बड़ी शाबाशियां देगा, लेकिन पीठ के पीछे बड़ी बातें। और सोशल मीडिया पे ऐसी चीज है कि अगर आप किसी के पीछे कोई बातें करते हैं तो वो सामने नजर आ जाती है, लेकिन वो ना ये सोचते हैं ना कुछ, और फिर वो करते रहते हैं। इस वजह से ये फील्ड पीछे जा रही है। अच्छा, रमीज, ये तो एक चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, हम आपके कदरदानों में शामिल हैं। जब आप लोग मेडल जीत कर आते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हमें होती है, फख्र महसूस करते हैं, बल्कि पूरी कौम को फख्र महसूस होता है। 5 उंगलियां कहा यही जाता कि बराबर नहीं होती। तो आपके जो मद्दाह हैं, आपके जो फैंस हैं, उनकी भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तो आपको भी पॉजिटिव भी रहना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं स्पेसिफिकली ये जो मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में आपने 44 कंट्रीज जो है उनके तनसाज जो थे उन्होंने शिरकत की और आपने गोल्ड जीता है, ये एजाज हासिल करने के लिए मेहनत कितनी लगी और कितना ज्यादा चैलेंजिंग था ये? जी, ये बहुत मेहनत लगी। देखें, इसके लिए मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था, और 6 महीने के अंदर इस वक्त उस दौरान डाइट बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी पाकिस्तान में। चिकन महंगी थी, अंडे महंगे थे, बीफ महंगा था। हमारी डाइट बहुत एक्सपेंसिव होती है, 6 मील्स लेनी होती है डे में, डबल ट्रेनिंग करनी होती है, फैमिली भी देखनी है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे होती है। और फिर अमेरिका का वीजा हासिल करना, वो इनविटेशन आया हुआ था, काफी टाइम से कोशिश कर रहा था, एक दफा रिफ्यूज हो गया, दूसरी दफा फिर रिफ्यूज हो गया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर तीसरी दफा इवेंट से जो है वो 15 दिन पहले मेरा वीजा लगा है। अरे वाह। और अल्लाह ने जो है करम किया, फिर मेरी मेहनत जाया नहीं हुई, और बस मैं करता गया, कुछ सोचा ना समझा, बस मेहनत करता गया। असल में ये जो इवेंट है ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें 44 कंट्रीज थी, और सारी टॉप क्लास कंट्रीज थी, यूके, अमेरिका, कनाडा, और ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको। तो इसमें हुआ यूं कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरी फ्लाइट 27 आवर्स की थी, तो टर्किश एयरलाइन का रूट चेंज हुआ था। तो वो जंग चल रही है ईरान और इसराइल की, तो वो ईरान से उड़ती है, तो उसने रूट चेंज किया था, वो लेट हो गई। लेट होने की वजह से मेरी फ्लाइट 67 आवर्स में मैं अमेरिका पहुंचा हूँ, लास वेगास। अच्छा, मैं तैयारी पे था कि मैं डाइट लेके गया था सिर्फ 27 घंटे के हिसाब से, क्योंकि आप इतना ही हैंड कैरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो वो मैं लेके गया था, तो फिर बाकी के घंटे मेरी डाइट भी खराब हो गई। वहाँ एयरपोर्ट पे सॉल्ट खोलना पड़ गया, कार खोलना पड़ गया, कुछ मिल नहीं रहा था। तो खैर मैं अमेरिका पहुंचा, तो मेरी टांगे सूज गई इतना सफर करके, वहां चलना भी बहुत पड़ा। तो फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन थे, 4 दिन। उन 4 दिनों में मैंने 8 घंटा ट्रेनिंग की है, 1 घंटा धूप में ट्रेनिंग की है, और तकरीबन 2-2 घंटे में सुहानाबाद में बैठा हूँ। ऐसा होता था कि मुझे पानी अपनी बॉडी पे डालना पड़ता था, और मेरी हालत खराब हो जाती थी। तो बस अपनी कंडीशनिंग को वापस लाया हूँ। एक्सपीरियंस था, जाहिर है 7 साल से 8 साल से इंटरनेशनल जा रहा था, तो अपना तजुर्बे को इस्तेमाल किया। फिर पार्टिसिपेट मैंने 3 कैटेगरी में किया था, लेकिन पहली कैटेगरी मेरी मैन फिजिक थी। तो फेडरेशन का रूल ये होता है कि अगर आप किसी कैटेगरी में प्रो कार्ड जीत लें, प्रोफेशनल हो जाएं, तो आप फिर दूसरी कैटेगरी नहीं खेल सकते। तो हुआ ये कि मैं पहली कैटेगरी में मैन फिजिक में गया, उसमें मैंने क्लास विन की, तकरीबन 41 एथलीट से जिसको मैंने बीट किया जी, जबरदस्त। तो तकरीबन 2.5 घंटे की पोजिंग राउंड हुए, 2 बार मैंने इंडिविजुअल पोजिंग की है। तो प्रो कार्ड की फाइट अलग की है, गोल्ड मेडल की फाइट अलग की है। तो आपकी कैटेगरी में सिर्फ आप ही थे या दीगर पाकिस्तानी भी थे? मेरी कैटेगरी में जब शुरू हुई तो क्लास फाइट हुई, तो उसमें एक पाकिस्तानी लड़का था
जिसका ताल्लुक सियालकोट से, फयाज नाम है, वो बीट हो गया था उसमें। और फिर उसके बाद जो बाकी लड़कों से मेरी कम्पीट हुआ, इस तरह उन्होंने डिवाइड कर दिया था। अच्छा, असल में लड़के ज्यादा थे, पहली क्लास में कोई 20 लड़के थे जो गोल्ड मेडल की फाइट थी। उसके बाद फिर जो दूसरी फाइट हुई प्रो की, ओवरऑल फाइट थी, उसमें तकरीबन 21 टॉप लड़के थे। तो उन्होंने फिर वो थोड़े थोड़े करके बुलाते हैं आगे, ठीक है। फिर इस तरह से करते हैं। तो काफी राउंड हुए, काफी मेहनत हुई, रमीज, गोल्ड मेडल मतलब आपने लिया, इमोशनल प्रो कर कार्ड। दिया है। इतने ज्यादा चैलेंजेस के बावजूद माशाल्लाह से आपने हिम्मत नहीं हारी, आप पहुंचे हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड जीता है। तो हमें बहुत ज्यादा फख्र है आप पर। इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए। अच्छा, इतना एक्सपेंसिव है ये खेल, इसकी जिस तरीके से आप डाइट बता रहे हैं, एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये सब चीजें, इसकी ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आज तक आपको सपोर्ट मिलती रही है? स्पॉन्सर के मसाइल जो बाकी एथलीट्स को होते हैं हमेशा से, क्या आपको भी फेस करने पड़े हैं? जी बिल्कुल करने पड़े। मैंने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 2022 तक तो मेरा सब कुछ चला गया था। अच्छा। गवर्नमेंट ने तो मुझे कभी शाबाशी भी नहीं दी है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट ने शाबाश भी नहीं कहा, वो इसकी वजह ये है कि जो हमारे इंडोर साथी हैं, जो हमारे अतराफ के लोग हैं, जो हमारे फील्ड के लोग बिल्कुल आप सही हैं, इनकी वजह से नहीं कहा, इनकी नेगेटिविटी की वजह से नहीं कहा। गवर्नमेंट ने मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं की। लेकिन फाइनली इस इवेंट में चाइल्ड प्रॉपर्टीज के सैयद फवाद भाई, आमिर भाई, अदनान भाई, फैसल, इन लोगों ने सबसे ज्यादा मेरा फवाद भाई ने साथ दिया। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। चले, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनके मशकूर हैं कि उन्होंने आपको किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जिम्स भी थे कराची में, और इसके अलावा अब कितने जिम्स हैं आपके, पहले कितने थे, ये डिटेल जरा शेयर कीजिएगा। और क्या क्या मसाइल आए जिनकी वजह से वो जिम्स अब बंद हो गए हैं, ये भी जरा बताइएगा। ठीक है, 2022 तक ना जो 7 दफा मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में मैं गया था, दुबई, अपना थाईलैंड, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इन तमाम जगहों पे मैं गया पार्टिसिपेट करने। तो इन इवेंट्स के अंदर मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हुई कि मुझे अपने जिम्स बेचने पड़े जब मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे। मेरे 4 जिम हो गए थे, जिसमें से मैंने 3 जिम बेचे थे। फिर इन दी एंड मैंने एक कार सेल की थी और कुछ बैंक से लोन लिया था, तब जाके ये मैंने 7 इवेंट खेले थे। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ इस चीज के हवाले से कि मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री बनानी है। वो काम करना है जो कोई पाकिस्तानी लड़का नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो मैंने करना है, बना भी रहे हैं। बिल्कुल, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी उतनी सपोर्ट है, क्योंकि ये तो आपके सेल्फ फंडिंग की वजह से सारे पैसे तो वहां पर लगते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट है बहुत। मैं असल में मैं हार्ड वर्किंग गाय हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, पूरे दिन मेहनत करता रहता हूँ, किसी ना किसी तरह से अर्निंग करता रहता हूँ और अपने घर की ज़रूरियात को भी पूरा करता हूँ। किसी भी तरीके से कोई कसर कमी नहीं छोड़ता। और बस पूरा दिन ये है कि मेरा काम में ही गुजर जाता है और मेहनत में गुजर जाता है। तो मेरी अम्मी अब्बू की बहुत सपोर्ट होती है, वो बहुत दुआएं करते हैं मेरे लिए। मेरे इन लॉज की भी बड़ी दुआएं हैं मेरे लिए। फिर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे और मेरे बहन भाई, ये जितनी मेरी फैमिली है, इन्होंने हमेशा मेरे लिए जो है सपोर्टिव रहे हैं, साथ दिया है। और आज जो मैं कामयाब हूँ, जिस भी बच्चे को माँ बाप की दुआएं होती हैं वो कामयाब होता है। चलें जी, आपको माँ बाप की दुआएं भी हैं, आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट भी है। एक्सप्रेसो की जानिब से आपके पास प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, आप हमारे हीरो हैं, एक्सप्रेसो हीरो हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कि हीरोज जहाँ कहीं भी जाते हैं अपना लोहा मनवा के आते हैं और अपनी बुनियाद पर करते हैं सब कुछ। एक तरफ तो अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, दूसरी तरफ सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ ख्याल कीजिए इन लोगों का, इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुल्क आगे बढ़ेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस वक्त स्मॉग के साथ साथ मौसम में भी तब्दीली आना शुरू हो गई है, खुनकी बढ़ना शुरू हो गई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लाहौर समेत मुल्क भर में पारा कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कराची में रवां हफ्ते भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है, पारा 40 डिग्री तक छू सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, क्या ये कहा जा सकता है कि सर्दी अब बाकायदा आना शुरू हो गई? देखिए, अब लाहौर या इर्द गिर्द पंजाब के इलाकों में ये हम कह सकते हैं कि गर्मी खत्म होगी, मौसम काबिले बर्दाश्त हो गया। लेकिन सर्दी में तो अभी कोई 1.5 महीना लगेगा। नॉर्मली जो अच्छी सर्दी है लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों में मिड दिसंबर से लेकर एंड ऑफ जनवरी तक ये 45 से 50 दिन होती है।
तो उससे पहले तो इतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन ये कि अब काबिल बर्दाश्त हो गया है और एसी के बगैर गुजारा होता है। रात के टेम्परेचर जो है वो 21-22 के करीब हो जाते हैं, काबिल कंफर्टेबल जोन में शामिल हो गए। अभी सर्दी तो नहीं होगी, लेकिन ये कि अब ये तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना जो है 5-6 हफ्ते ये कंफर्टेबल जोन में होंगे, बशर्ते कि स्मोक ने हमें वो तंग ना किया। हाँ, वो तो कर रही है वैसे शायद साहब। स्मॉग अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, अब से कुछ देर पहले जब शो का हमने आगाज किया था तो 525 था और गुलबर्ग में 800 कुछ बता रहा था इंडेक्स। तो ये तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि मसनूई बारिश जो है वो की जाएगी। तो क्या बादल हैं जिसके बायस फिर मसनूई बारिश जो है वो की जा सके? क्योंकि बादलों के बगैर तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी देखें, आने वाले चंद दिनों में तो ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही कि जिसमें से मसनूई बारिश भी हो सके, क्योंकि अब पिछले 2 हफ्ते से बारिश भी नहीं हुई, हवा भी नहीं चलती और जिसकी वजह से ये है कि जो जितनी एमिशन हो रही है यहीं कंसंट्रेशन उसकी हो रही है इसी इलाके में, किसी तरफ वो बिखर नहीं रही। दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो हवा जब ठंडी होती है और जब और बादलों का या बारिश का भी कोई सिस्टम नहीं होता तो इस इलाके में पूरे में हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर की वजह से वो एयर को और नीचे कंप्रेस करता है और टेम्परेचर कम होने से भी एयर की जो लेयर है जिसमें पोल्यूशन होती है, जिसकी वर्टिकल एक्सटेंट जो होती है तकरीबन 2 किलोमीटर होती है, वो रिड्यूस होकर 1 किलोमीटर या कम हो जाती है। तो जो जितने पार्टिकल होते हैं वो जमीन की सतह के करीब आके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो उस वजह से आप देखें तो जो विजुअल रेंज है वो काफी कम हो गई है। अब देखने में सारा दिन धुंधला मौसम रहता है और ये नीचे वाला आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर में तो बहुत ही पोल्यूशन है और इसमें आने वाले तकरीबन 1 हफ्ते में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी ये है कि एक वेस्टर्ली वेव ऊपर से गुजर रही है जो लाहौर में ना तो बादल देगी ना बारिश होगी, लेकिन हल्की सी हवा 1 दिन के बाद चल सकती है, जैसे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, तो शायद साहब ये भी बताइएगा कि अभी इसका मतलब है बादल नहीं होंगे तो फिर बारिश भी नहीं होगी और बारिश के हवाले से हमें पता है कि जब तक बादल होते नहीं हैं, उनमें बीज नहीं बोए जाते, तब तक ये बारिश नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ गर्मी उस बढ़ती चली जा रही है और मौसम आगे जाता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन सर्दी आती है और फौरन चली जाती है। इस बार सर्दी कैसे पड़ने का इम्कान है? देखिए, अभी तो जो है जैसे वो पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल है और हवा नहीं चलती, घुटन सी है और जरा सी हवा चले तो थोड़ी रिलीफ बेहतर हो जाएगी। अभी जो है इसमें से नवंबर का महीना तो बिल्कुल सर्दी नहीं होती, मिड दिसंबर से सर्दी का तकरीबन आगाज होता है। अगला 1 से 1.5 महीना जो है तकरीबन हम ये तस्वर करेंगे किसी तरह का रहेगा। बहुत ज्यादा तलख नहीं होगा लेकिन ठंडा भी नहीं होगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब। हम चाह रहे थे कि आप हमें बारिश की कोई नवीद सुना दें, कहीं ना कहीं से कह दें कि होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जनाब और लाहौर वालों को खास तौर पे बर्दाश्त करनी पड़ेगी स्मोक कुछ अरसे तक। चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ देर में वापस आते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर में। ये इदारा बड़ा अहम है क्योंकि यहाँ से पंजाब के मुस्तकबिल के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ट्रेन होकर निकलते हैं और उनकी तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो इस इदारे के ऊपर आती है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि शवाहिद को इकट्ठे करने से लेकर कोर्ट रूम में पेश करने का ये जो अमल है इसके बीच में कितने मराहिल होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं आईटी लैब के बाहर मौजूद हूं जो कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का हिस्सा है और यहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है आईटी से रिलेटेड। तो अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस कोर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं।
इस वक्त हमारे साथ मिस कायनात मौजूद हैं जो IT लैब जो है इसके इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे ये बताएं कि IT लैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं पुलिस ऑफिसर्स को? यहाँ पे हम जितने भी हमारे ट्रेनिंग आते हैं उनको हम सिखाते हैं डिजिटल एविडेंसेस को ट्रेस किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे हम उनको जियो फेंसिंग सिखाते हैं, लोकेशंस को कैसे ट्रेस किया जा सकता है। या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप किसी को भी कैफरे किरदार तक पहुँचा सकते हैं। आप किस तरह से उस अलर्ट बटन को प्रेस करके आप पुलिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली फेक कॉल्स आती हैं, इसके अलावा फेक वीडियोस, फेक ऑडियोस। तो इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है पुलिस के पास तो वो किस तरह से इस चीज़ को कैटर करते हैं या आप अपने ऑफिसर्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं? हम प्रोफाइलिंग करते हैं कि पता चल सकता है किसी भी पर्सन का वो किस माइंडसेट का बंदा है। वो हमें एक बंदे को जज करने के लिए उसकी साउंड, उसकी प्रोफाइल, उसका जो टाइमलाइन पे जो भी उसने डाटा एंटर किया है और वहाँ पे कैसी ट्रैफिक इन्वॉल्व हो रही है, उसके फ्रेंड एरिया में कौन कौन से लोग हैं, उसके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन वहाँ पे आगे। मतलब पुलिस की जो एक्सेस है वो हर चीज़ तक है, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मिस कायनात फॉर योर टाइम। आइडेंटिफिकेशन वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अभी चलते हैं और इसका जवाब लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा क्राइम सीन है रिगार्डिंग मर्डर। तो आप क्राइम सीन के ऊपर जाते हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ मोक क्राइम सीन यू आर वाचिंग। जब भी आपने किसी क्राइम सीन के ऊपर जाना है, दीज आर द मेरिटोरी थिंग्स। ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपने वहाँ पे जाके करनी है। इस वक्त हमारे साथ इंस्ट्रक्टर गुलाम जलानी साहब मौजूद हैं जो इस क्राइम सीन से रिलेटेड मुझे कुछ बताएंगे। सर मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी है कि कभी कोई वाक़या अगर हो जाता है, कोई क्राइम सीन हो जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मैम, अगर आपको किसी ऐसी इंसिडेंट की रिपोर्ट मिलती है तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी जो एक पुलिस वाले की होती है तो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाके क्राइम सीन को सिक्योर करेगा। उसको सिक्योर करने का पर्पस ये है कि वहाँ से वो जो है इजीली अपनी एविडेंसेस ग्रैब कर सके, वो क्राइम सीन जो है वो कंटेमिनेट ना हो, इररेलेवेंट लोग जो हैं उसके अंदर ना आए, ताकि एविडेंसेस जो हैं वो सेफली वहाँ से जो है कैप्चर की जा सकें और उनको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है एक पूरा सिनेरियो, ये रियल लाइफ में हमें देखने में नहीं मिलता, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक मूवी सीन है। तो क्या रियलिटी में भी इन तमाम तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है? हम लोग जब यूजुअली फील्ड के अंदर होते हैं तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग यही सेम प्रोसीजर जो है और पूरे का पूरा डेकोरम जो है वो यही फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो आपकी क्लास है इसमें आप जितने ऑफिसर्स हैं इनको किस हवाले से ट्रेन करते हैं? क्या क्या चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं? मैम, ये सारे के सारे प्रोबेशनर TSIs हैं, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये रिसेंटली इंडक्टेड हुए हैं, ये अपनी प्रोबेशन जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी बेसिक। इनको बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जब इन्होंने जाना है देन हाउ वुड दे रिस्पॉन्ड, ये वहाँ पे जाके किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बयान नौनिहाल सन ऑफ गुलाम नबी, कास्ट जोया, साकन, मेन बाजार चूंग, बाउमर करीब 22 साल, जेर दफा 154 पे, CNC नंबर 35202 3141 2171। इस वक्त मैं एक और क्राइम सीन के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर इसहाक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो वारदात का सीन है, ये वारदात क्या हुई है और इस वक्त हम किस जगह पर मौजूद हैं? ये वारदात है इंडोर मर्डर, ठीक है, क्राइम सीन प्लस रेप। अच्छा सर, ये जो रेप का मामला होता है तो इसमें DNA बड़ा जरूरी होता है, तो DNA किस तरह से कलेक्ट किया जाता है? क्या क्या वो रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें DNA मिल जाता है? वारदात पे मिलती है। कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट में पीते, अगर थूकता है, पान खा के वो उससे भी हमें DNA मिल सकता है, बर्तनों के ऊपर मिल सकता है, और दूसरा अपना उसकी बॉडी जो होती है उससे मिल सकता है, DNA मिल सकता है। सर मुझे ये बताइएगा कि फिजिकल एविडेंस और बायोलॉजिकल एविडेंस इनमें फ़र्क क्या होता है? बायोलॉजिकल वो है जो DNA से हमें मिलती है, वो बायोलॉजिकल है, और दूसरी जो है जैसे वो फिंगरप्रिंट वाली है वो दस्तावेजी शहादत होती है, उसको हम दस्तावेजी शहादत कहते हैं। तो ड्यूरिंग ड्यूटी आपने कोई इस तरह का वाकया जो है उसको हैंडल किया है, कहीं तफ्तीश की है जहाँ पे शवाहिद जो है वो ना होने के बराबर हो, तब मुलजिम तक किस तरह से पहुँचा जाता है? माशाल्लाह आजकल को तो तफ्तीश बिल्कुल आसान होगी जदीद टेक्नोलॉजी से।
कि पुराने वक्त में हम जब तफ्तीशें करते थे ना, तब तफ्तीशें मुश्किल होती थी। आजकल तो सिर्फ एविडेंस हमने कलेक्ट कर लेनी है, हमें सेफ सिटी के कैमरों से काफ़ी मदद मिल जाती है मुल्ज़िम के आने जाने के मुताबिक। अगर मेरे अंदर शऊर है, मैं पुलिस अफसर हूँ, तो मुझे एविडेंस कलेक्ट करने के शऊर है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऊपर अगर आप देखें तो ये फीमेल ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इस तरह की जदीद ट्रेनिंग लेने के बाद जब ये लोग फील्ड में जाएंगे और इन तमाम तर चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपनी तफ्तीश के ऊपर, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो अच्छा निकल कर आएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच, गुड लक। तो अब हम जाएंगे उस डिपार्टमेंट में और आपको बताएंगे कि शवाहिद इकट्ठे होने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं जो फोरेंसिक लैब के इंस्ट्रक्टर हैं। सर मुझे ये बताएं, इस लैब के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और फोरेंसिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो यहाँ पे जो हम इसका कोई भी क्राइम सीन है, अगर मुल्ज़िम चाहते हुए ना चाहते हुए वहाँ पे अपनी कोई चीज़ छोड़ जाता है तो वो हम चीज़ वहाँ से कब्जे में लेते हैं। ठीक है। जैसे वैसे खून है, खून उसका जो है वो लेंगे, तो वो किस तरह उनकी पैकेजिंग करनी है ये हम इधर सिखाते हैं। उसके बाद उसकी दस्तावेजात कैसे बनानी है वो सिखाते हैं कि उसके दस्तावेज बनानी है, वो दस्तावेज फिर कोर्ट में जाके सबमिट होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी मौके पे जाते हैं जहाँ पे वारदात हुई है, तो वहाँ से ब्लड सैंपल्स को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है? ये जो है ये स्टरलाइज स्टेप है। उसके बाद इसको इसके यहाँ से हम इसको पिक कर लेते हैं खून को। ठीक हो, ये हमने उठा लिया। अब इसको यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे, ये इसके अंदर इसको हम लगा लेंगे। मतलब अगर ब्लड सैंपल जो है उसको कलेक्ट किया गया है तो ये पैकेजिंग का तरीकाकार होगा। तो अगर कहीं फिंगरप्रिंट आपने लेना हो, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी हम यहाँ पर हाथ लगा रहे हैं और सब कुछ है, अब इस सरफेस से अगर आपने फिंगरप्रिंट उठाना है तो उसका क्या तरीका का? ये फिंगरप्रिंट आपको बताते हैं, बताओ दादा। जी मैडम, आमतौर पर ना फिंगरप्रिंट 3 किस्म के होते हैं, नुमाया, नीम नुमाया और मुद्दा नशा। जो नुमाया होता है उस हम कोई अमल नहीं दोहराते क्योंकि उनकी सिर्फ फोटोग्राफी की जाती है। जो हमारा नीम नुमाया होगा वो ख़ास रोशनी में उसका हम ख़ास एंगल में उसको देखेंगे कि ये निशान किस जगह पे है, उस पर हम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर 4 किस्म के होते हैं और ये सतह के बरक़ इस्तेमाल होते हैं। इधर हमारे पास ये प्लेट है, फर्ज करें हमें मर्डर के करीब मिली है, इस पर किसी के भी निशान नाश्ता हो सकते हैं, मुल्ज़िम के हो सकते हैं, लाश वाले के हो सकते हैं, किसी घर के आदमी को सीधा सीधा पर निशान लगाएंगे। और ये किसी खास रोशनी में खास एंगल में देखेंगे ना तो ये आपको महसूस नजर आएगी। ये नीम नुमाया, इसको हम नुमाया करने के लिए पाउडर का प्रोसीजर करेंगे। ये विजिबल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये प्रैक्टिस कर रहा था, इधर वो निशानात थे इसके। अच्छा, और ये मैग्नेटिक पाउडर होता है? जी, ये पाउडर ज़ाया भी नहीं होता, ये दोबारा इस्तेमाल के लिए हो सकता है। इसको हम खास शीशे की देखेंगे तो तमाम डिजीज इसमें साफ नजर आएंगे। दिखाइएगा मैं जरा। बिल्कुल। इसके बाद अच्छा, अब ये फिंगरप्रिंट तो यहाँ पर आ गया जी, हमें नुमाया शक्ल में नजर भी आ गया। अब इसको सरफेस से उठाएंगे कैसे? जी, नजरिया काट के इसको यहाँ से हम लिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको जब यहाँ लिफ्ट करेंगे इसका तरीकाकार ये, इसको हम यू की शक्ल तैयार करेंगे ताकि इसमें कोई स्पॉट या कोई हवा ना भरी जाए। मतलब इस प्रोसीजर के दौरान कोई बबल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर? वो बबल फिर इसमें आएंगे। ओके, जबरदस्त। ठीक है, तो व्यूअर्स ये हैं जी फिंगरप्रिंट्स जो एक सरफेस से उठा के एक पेपर तक जो है वो पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद, इस प्रोसीजर के बाद ये आगे मजीद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैचिंग के लिए जो है वो आगे लैब के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं कोर्ट रूम में, क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको एक पुलिस ऑफिसर ने फॉलो करना है जब वो कोर्ट के अंदर पेश होगा। इस वक्त हमारे साथ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं, बेसिक क्या एटिकेट्स हैं या बेसिक क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो एक पुलिस ऑफिसर को फॉलो करने चाहिए? तो मैम सबसे पहले तो पुलिस अफसर को जब अदालत में दाखिल होता है तो उसका सेल फोन ऑफ होना चाहिए, वो नहीं ऑन होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, जब वो अदालत में दाखिल होगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो यूनिफॉर्म है तो अदालत को सलाम करे। ठीक है। नंबर 3 पे मैम जब वो बैठेगा वहाँ पे अदालत के अंदर तो उसके लिए लाजम है वो किसी किस्म का शोर ना करे, किसी किस्म का वावेला ना करे, रिलैक्स बैठे और अपनी बारी का इंतजार करे। ठीक है। उसको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि अदालत के अंदर खाना भी मना है, पीना भी मना है, सोना भी मना है, ऊँगना भी मना है। वो वहाँ पे खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करे।
ठीक है। पुलिस अफसर पर यह लाजिम है कि जब वो अदालत में दाखिल हो तो जो फाइल उसके पास है, जो केस है, वो उसको फुली प्रिपेयर्ड हो, वो उसके बारे में जानता हो, उसको पढ़ कर जाए, अपनी मुकम्मल तैयारी करके जाए। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर पाता उस तरह से, या जो केस है उसको उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाता, तो उसके नतीजे में क्या किया जाता है? अगर तो मैम उसने ये प्रोटोकॉल नहीं अडॉप्ट किया, कोर्ट एटिकेट्स नहीं किए, तो देन अदालत के पास ये राइट होता है कि वो उसे तौहीन अदालत का नोटिस दे देती है। मैक्सिमम वो पनिशमेंट है वो 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 माह की कैद दे सकती है। 6 माह की कैद होती है? जी जी। सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का विजिट कराया और यहाँ पर जदीद तरीक़ों से जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, ये तमाम तर मराहिल मैंने आपको दिखाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। बहुत एक्साइटेड है हम आपको एक पाकिस्तानी रिकॉर्ड मशीन से मिलवाते वक्त। जी हाँ, राशिद नसीम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक्कू कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस रिकॉर्ड के साथ ही उन्होंने गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम 122वीं मरतबा दर्ज करवाया है। नसीम मार्शल आर्ट्स की हर कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान, शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। राशिद नसीम अब तक 40 से ज़ायद भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ईरान, मिस्र, चाइना, इटली के आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का एजाज़ भी नसीम को हासिल है और वो राशिद नसीम वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इटली, जर्मनी, कोरिया, चाइना और सिंगापुर के टीवी शोज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मजीद उनके दिलचस्प और अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ, राशिद नसीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो एक और रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। ये बताएं कि टारगेट क्या रखा हुआ है, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और कितने बनाने हैं मजीद आपने? देखें जी, टारगेट तो अनलिमिटेड है। पहले एक रिकॉर्ड था कि जी 50 साल में रिकॉर्ड मुकम्मल करने हैं, फिर 50 साल में रिकॉर्ड मुकम्मल करने के बाद 100 का टारगेट बनाया और अब फिलहाल कोई टारगेट नहीं है। अब जो है बस बनाते जाएंगे जब तक हिम्मत है, क्योंकि तकरीबन 11 साल हो गए आर्मी रिकॉर्ड्स बनाते हुए। एक बहुत लंबा सफर है और एक बहुत मुश्किल तरीन जो है वो कांटों पर जो है वो चल कर जो है वो यहाँ तक पहुंचा हूँ और अब जो है वो अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी हिम्मत होगी मजीद आलमी रिकॉर्ड बनाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि 200 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश करूं। बिल्कुल। तो देख रहे हैं हम राशिद की इस वक्त रिकॉर्ड बनाते वक्त आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ती होगी, कुछ ना कुछ इसके लिए तैयारी तो ज़रूर होती होगी। देखने में भी काफ़ी दिलचस्प हैं आपके रिकॉर्ड्स। कैसे सोच लेते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाऊंगा, ये रिकॉर्ड बनाऊंगा? 122 मरतबा तो आप जीते हैं, और कितने रिकॉर्ड्स का आपने सोचा हुआ है और सबसे मुश्किल कौन सा था आपका? देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो मार्शल आर्ट कैटेगरी के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो मौजूद होते हैं। तो मैं क्योंकि मार्शल आर्ट के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और जो फिजिकल स्ट्रेंथ के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मैं उनको अटेम्प्ट करता हूं, तो वो रिकॉर्ड्स जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो रिकॉर्ड भी मुझे नजर आता है, चाहे वो पंच कैटेगरी का हो, एल्बो कैटेगरी का, एल्बो स्ट्राइकिंग का हो, स्टिक का हो, ननचक्स का हो, पुशअप्स का हो, जंपिंग जैक्स के रिकॉर्ड हो, या कोई भी रिकॉर्ड जब मुझे नजर आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन रिकॉर्ड्स को तोड़ूं। और अगर मुश्किल रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी मैं रिसेंटली इटली गया था, वहां पर मैंने एक ननचक कैटेगरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहां के टीवी शो के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और अपने मुल्क का परचम जो है सरबुलंद किया था वहां पर। तो वहां पर एक रिकॉर्ड मैंने किया था, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसके अलावा एक रिकॉर्ड है ग्रीन कोकोनट स्मैशिंग का, जो कि इंडियन गॉट टैलेंट के अंदर जो है खड़े होकर मुझे शिल्पा शेट्टी के सामने जो है एक शख्स ने चैलेंज किया और मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की थी। मेरा वो मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बड़े इंडियन गॉट टैलेंट जैसे शो के अंदर भी जो है वो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहा। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, आपको हमने रिकॉर्ड मशीन का नाम दिया हुआ, टाइटल दिया हुआ, माशाल्लाह से आप 122वां रिकॉर्ड दर्ज करवा चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं, इतने सारे रिकॉर्ड आप बनाते रहते हैं, इनका कोई माली फायदा भी होता है? देखिए जी, ये बहुत सारे लोग समझते हैं, बल्कि अभी कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मेरी एक वीडियो के ऊपर कि यार राशिद भाई को जो है शायद कोई 700 या 800 डॉलर मिलते हैं एक रिकॉर्ड के लिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि आपको मेरी बैक पे भी नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपको किसी भी किस्म का जो है वो सरमाया या आपको पैसे नहीं देता है, ना कोई वजीफा देता है। ये बेसिकली हमारी हुकूमत का, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान का नाम इतने ऊंचे लेवल के ऊपर जो है वो बुलंद कर रहा है, जिसमें वो इटली के टीवी शो में जा रहा है, जर्मनी के टीवी शो में जा रहा है, जापानीज जो है वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पर आकर जो है मेरे ऊपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं आकर, और लेकिन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की नजर से जो है मैं अभी तक दूर हूँ।
अच्छा, तो ये बताइएगा कि भारत के आपने 40 के करीब रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या आप पहले से प्लान करते हैं कि सबसे पहले भारत के जितने बनाए गए रिकॉर्ड हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम होना चाहिए, या आप भारतीय हरीफ आपके सामने आ जाते हैं, आपकी कैटेगरी में आ जाते हैं, इसीलिए आप उनको हराते हैं? दोनों चीजें हैं। देखिए, जब भारत की कोई रिकॉर्ड सामने आता है तो कोशिश होती है कि यार इसको तो लाजमी ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्योंकि मार्शल आर्ट के मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ, चाहे वो इंग्लैंड है, मैंने भारत के अलावा इंग्लैंड और अमेरिकन और बहुत जबरदस्त जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के उनके मैंने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। तो लाजमी बात है कि फिर भारत के रिकॉर्ड मुझसे कैसे बच सकते हैं। तो जो भी मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड आता है तो मेरा फोकस होता है, ट्रेनिंग करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि वो मुल्क उस रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है वो मेरे मुल्क और मेरे पाकिस्तान का जो है वो नाम लिखा जाए। सही है। अच्छा, आपने और इरफान ने बिल्कुल तय किया हुआ है कि कोई रिकॉर्ड छूटना नहीं चाहिए। इरफान महसूद भी इसी तरीके से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जब बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं, आपस में भी कोई कंपटीशन रहता ही है कि उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दें आप? देखें जी, पाकिस्तान के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि कंपटीशन तो देखें आपस में चलता ही रहता है, लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो पाकिस्तानी रिकॉर्ड से ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके ऊपर होता है। जैसे आपने खुद बताया कि भारतीय रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो पहले उनकी तरफ ही फोकस होता है मेरा। अच्छा, तो ये हम देख रहे हैं कि जहां आप दीगर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक रिकॉर्ड आप बना भी रहे हैं, 122 आप मर्तबा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई देता है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, आप इसको मजीद कहां तक देखना चाहते हैं? देखिए जी, ये मैं इंडिविजुअली तौर पर जो है वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और 2013 में जो है मेरा ये सफर स्टार्ट हुआ था, और अगर मेरे एकेडमी के रिकॉर्ड्स की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 146 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो एकेडमी के 14 शागिर्द हैं जो कि मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है होल्डर है। मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली पूरी दुनिया की वाहिद फैमिली है जो कि जो है अब तक जो है वो बहुत ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसमें मेरी बेटी है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरी वाइफ है वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और जो मेरे फादर है जो कि पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मेरी बेटी ने आज से 4 साल पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब वो सिर्फ 7 साल की थी, और वो इस वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो दुनिया की सबसे कम उम्र जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और अभी भी जो है वो एल्बो कैटेगरी की जो गिनीज जबरदस्त राशिद, एक तो पूरी फैमिली आपकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग भी करते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो अब तक तोड़ चुके हैं। आइंदा किस रिकॉर्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं? देखें जी, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर जो है वो आपको मुझे मजीद मैं अभी 2 ननचक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। एक चाइनीज मास्टर का रिकॉर्ड है ननचक्स का, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल टीवी शोज हैं उसके लिए भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी मेरा एक सिर्फ स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से जो है स्पेनिश गॉट टैलेंट जो है वो 2 मरतबा जो है वो मिस हो चुका है। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह की जो है वो तैयारियां आप नजर आएंगी और जल्द से जल्द मजीद आप रिकॉर्ड। बिल्कुल, हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आपको गुड लक भी कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप मजीद रिकॉर्ड्स भी बनाएं और रिकॉर्ड पर बनाते हुए ये भी एक रिकॉर्ड बना दें कि आप इनफरादी तौर पर भी रिकॉर्ड बनाते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी रिकॉर्ड बनाते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, आप सोच ही रहे होंगे कि क्रिकेट की बात अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो हमने सोचा जरा क्रिकेट पर भी बात कर रहे हैं। रावलपिंडी में शेड्यूल सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। फास्ट बॉलर की वापसी हुई है जबकि रेहान अहमद को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से तीसरे टेस्ट के लिए एक तब्दीली करने का इम्कान है और जरा ये बता रहे हैं कि लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके तहत फिर मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद अली को शामिल करके रिवर्स स्विंग से मदद लेने की कोशिश भी की जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आपको बताते चलें कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहला टेस्ट 47 रन से हरा दिया था और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी थी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड्स का ऐलान एक साथ किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की सिलेक्शन
सिलेक्शन पर मुशावरत जारी है, जबकि चेयरमैन PCB की हतमी मंजूरी के बाद टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल के फॉर्मेट में बाबर आजम की जगह कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार हैं, जबकि सीरीज़ में शाहीन नसीम और बाबर आजम की वापसी भी मुतवक्के है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सीनियर खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया में हिस्सा ले सकते हैं, ताहम दौरा जिम्बाब्वे के लिए नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। और आपको ये भी याद रहे कि कौमी टीम अक्टूबर को मेलबर्न के लिए रवाना हो रही है। 29 अक्टूबर को वो रवाना होगी, 1 और 2 नवंबर को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी और बाद 4 नवंबर को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। और इसी हवाले से आपको बताते चलें, इस वक्त सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स सलाहकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कैसे आप? बस ठीक ठाक सर, आप सुनाए ठीक है? अवैस, अभी हम देख रहे हैं फैसले किए जा रहे हैं बॉलर्स को इंक्लूड करने के, कहीं पर हम देख रहे हैं स्पिनर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। हमने भी एक स्पिनर को और इंक्लूड किया है, देखा है कि दूसरा टेस्ट मैच हमने स्पिनर की वजह से जीता है। लेकिन सऊद शकील हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ जो रावलपिंडी में पिच है वो एक फास्ट बॉलर के लिए भी साजगार हो सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, रावलपिंडी का थोड़ा सा वेदर इस वक्त कबले बेहतर है। मुल्तान से अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीज भी चल रही है, ठंडा वेदर है, यहाँ पर ऐसा कोई ज्यादा हीट है नहीं, तो यहाँ पर पिंडी की विकेट ज्यादातर लाइवली ग्रास आपको नजर आता है हमेशा। अब बहुत कम होता है कि आपको जाके आपको पता है कि थोड़ा डेड ग्रास नजर आए, लेकिन बैटिंग ट्रैक आपको नजर आ जाए। वैसे पेसर के लिए बहुत साजगार विकेट हमेशा रहती है। तीसरे दिन जाके मुझे पता है इस वक्त हीटर्स भी लगे हैं, सारे मामला आते हैं, कोशिश की जा रही है घास को थोड़ा सुखाया जाए, उसको डेड जो घास बिल्कुल ब्राउन होता है उसको किया जाए ताकि आपको स्क्वायर टर्नर मिले यहाँ पर। लेकिन मुझे जहां तक फील होता है कि तीसरे दिन जाके आपको प्रॉपर जो टर्न है वो नजर आपको यहाँ पर आएगा। लेकिन टॉस बड़ा मैटर करेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मुश्किलात है वो आपकी बैटिंग ऑर्डर को लेके हैं। आपकी बॉलिंग तो आपको परफॉर्म करके दे रही है, आपका बैटिंग जोन है वो सबसे बड़ा इस वक्त स्लॉट जोन है वो इशू आपको नजर आ रहा है। क्योंकि जो बैटिंग शान मसूद की बात कर लो, अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, साइम की बात करूं, ये कहीं ना कहीं अंडर द रडार आपको सारे के सारे प्लेयर्स नजर इस वक्त आ रहे हैं कि क्या इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, कैसे ये लेके चलेंगे। क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है, आपने टेस्ट मैच डू एंड डाई पे, आपने टेस्ट मैच जीतना है, हम करना है। तो देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान टीम इस वक्त ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या चेंजेस लेके आती है, क्या पुरेरा को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली खुद भी फील करता हूँ कि शान मसूद की जो पोजीशन है वो बड़ी ट्रिकी है। क्या वो ओपनिंग डिपार्टमेंट के लिए जाएंगे या क्या उनको वही पोजीशन अपना बरकरार रखेंगे, वो जो वन डाउन जो पोजीशन है वो लेके चल रहे हैं। क्योंकि कामरान गुलाम और आगा सलमान के अलावा ऐसा सच आपके पास कोई बैट्समैन मौजूद नहीं था जिसने एक फाइटिंग नॉक खेली हो। तो ये लिटरली पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ बड़ा क्रूशियल पॉइंट होगा। अगर खुदा टॉस आप हारते हैं, अगर आपको दूसरे नंबर पर बैटिंग करनी पड़ी तो आपकी हिस्ट्री है, चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होता है। ठीक है, वैसे हमारी तैयारियां देखकर ना इंग्लैंड ने भी स्पिन हथियार जो है उनमें इजाफा कर लिया है, 4 स्पिनर्स शामिल कर लिए हैं टीम में। तो क्या देखते हैं अभी पिच की जो कंडीशन है, खैर अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, पहला मैच होना है पिंडी स्टेडियम में, कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं उनको टीम में शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि प्लेइंग 11 का जिस तरह से भी हम बात करते कि ऐलान नहीं हुआ है, तो पिंडी पिच के हिसाब से क्या सिलेक्शन होनी चाहिए प्लेयर्स की? देखिए, रेहान अहमद की बात करूं, एक यंग आपको पता है प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है इंग्लैंड का, उसने परफॉर्म तो करके दिया लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा वो कैरी नहीं करता। जब मैंने कहा ना, ऐसी सिचुएशन होती है जब आपने टेस्ट मैच जीतना हो और उस क्रंच सिचुएशन के अंदर जब आप प्लेयर को लेके आते हैं, उसके ऊपर यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर उस लड़के पे होता है कि यार प्रेशर है, मैंने मैच अपना जितवा के दे रहा है, मुझ पे सबकी नजरें, मैंने किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो एक एडेड आपको प्रेशर नजर आता है। तो उसका फायदा पाकिस्तान टीम उठा सकती है। लेकिन मसला सारा का सारा, मैंने कहा ना, पाकिस्तान का इस वक्त जो थिंक टैंक है उस पर बड़ा डिपेंडेंसी है। आकिब जावेद की बात कर लो या जो कोचेज इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं कि वो स्क्वाड क्या खिलाते हैं। क्योंकि आप चाहे बैटिंग ऑर्डर की बात कर ले, मैंने कहा बैटिंग में आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला मुझे नजर आता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक वर्ड यूज होता है टेयर अवे क्विक का, आपको तेज फास्ट बॉलर लाजमी चाहिए होता है जो 145-150 की रफ्तार को टच करता है। कंसिस्टेंटली की बात कर रहा हूँ। T20 फॉर्मेट्स में तो आपके लड़के आपको कर देते हैं, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, आपके पास ऐसा डग आउट में भी जो बैठे हैं लड़के बेंच लाइनअप पे कोई मौजूद नहीं है जो टेयर अवे क्विक की मैं बात कर रहा हूँ। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान, और टेयर अवे क्विक वाला तो अल्फाज खत्म कर दें पाकिस्तान कैम्प में से, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान एडेड एक सीमर के साथ जाता है यहाँ पास। चाहे वो हम बात करो मीर हमजा की बात कर लो, चाहे बात करूं इस वक्त मोहम्मद अली की बात करूं कि चांस किसको दिया जाता है। क्योंकि जाहिद महमूद, मुझे लग रहा है कि जाहिद महमूद को शायद
रेस्ट दिया जाए, वापस रेस्ट ही है, क्योंकि जितनी भी क्रिकेट की बात करूँ बड़ा एक मसला हमारा होता है कि हम ज्यादा कंटिन्यू किसी प्लेयर को इतना देर रखते नहीं है। जाहिद महमूद को रेस्ट दिया जाए और शायद एक एडेड जो सा पेस बैटरी जो सी तो ये अवैस ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया है जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही है, सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। क्या इसलिए नहीं किया गया है कि इस ऐलान के बाद शायद हमारी जो टीम अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक टेस्ट मैच जीती है अच्छे जज्बे में, उनकी मोराल में कोई तब्दीली आ जाएगी? देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, आपने वहां जाके वनडे T20 खेलनी है पाकिस्तान में, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। मुझे जहां तक खुद फील हो रहा है शायद ये टेस्ट क्रिकेट की आज ऑब्वियसली स्कॉट जोन सा जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच होगा उसका अनाउंसमेंट आज हो जाएगी। खबरें तो यही आ रही थी कि आज या कल तक जो सा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज है उसके लिए आपका जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मुझे शायद फील ये हो रहा है कि बहुत से नए लड़के जो उनसे इंक्लूडेड होंगे, इसलिए शायद थोड़ा सा वेट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सिलेक्टर्स हैं, चाहे आप बात करें मैनेजमेंट कमेटीज बैठी हैं, वो बात करेंगे डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स किसको चांस देना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो कप्तान बनेगा स्पेसिफिकली कप्तान का सबके ऊपर सवाल है, वो बकरा ही बनेगा लिटरली बकरा ही बनेगा, क्योंकि उसको आपने शायद करना हो वापस हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल सीरीज होती है वहां पर। आपको पता है जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का इतना और उनका स्क्वाड बड़ा तगड़ा आपको नजर आता है। पाकिस्तान T20 के अंदर बात करें, वनडे में बात करें, किस तरीके से सारी, क्योंकि नई डेवलपमेंट्स हैं, बाबर आजम अब कप्तान है नहीं, बाबर आजम को टीम में ऑब्वियसली वो होंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करूं वो एक अपना खुद अपना एक प्लेयर। तो बाबर आजम की जगह अब अगर वैस जिस तरह से बात की जा रही है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाता है, तो ये डिसीजन भी किसी हद तक टीम के लिए या पाकिस्तानी के लिए कुछ फायदेमंद होगा? देखिए कप्तानी की बात करो तो अभी तक कप्तानी का मैंने कहा ना एक ऐसी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के एक कप्तान को, प्लेयर की तो मैं बात करता हूँ, कप्तान बेचारे को नहीं पता होता कि मैं अगली सीरीज में अगले मैच में कप्तान रहूंगा नहीं रहूंगा। लिटरली होता है, वो बेचारा परेशानी के अंदर बैठा रहता है, करना क्या है कि आप उसको लॉन्ग रन नहीं देते हो। अगर मैं कहूँ ना कि अगर आप कप्तान रिजवान को बना देते हो, अगर आप कप्तान बनाते हो, फखर को बना दो या किसी को बना दो कप्तान, तो उसको एक रिलैक्सेशन दो कि यार तुमने चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान रहना, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। हमारे चक्कर है कोई नहीं, हम लोग लड़के को प्रेशर में रखते हैं। जिसको भी आप कप्तान बनाएंगे खुदारा उसको इतना रिलैक्स कर दें कि यार चैंपियंस ट्रॉफी तक तुम ही कप्तान हो, या T20 अगला जो एशिया कप है उस तक तुम ही कप्तान हो, रिलैक्स रहो, टीम को लेके साथ चलो। हमें टीम वापस वही चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, दुबई के अंदर वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, हमें वो स्क्वाड वापस चाहिए हमारा। लड़के जाके जान मारते हैं, जब आप उसके सर पे बंदूक रख के ये बात करो ना कि नहीं भाईजान परफॉर्मेंस है तो ठीक है, नहीं तो वो दरवाजा है, चल मेरा बेटा घर जा, वो कभी भी परफॉर्म नहीं आपको करके देगा। लड़का प्रेशर के अंदर ही रहेगा। मैंने इसलिए कहा ना कि बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो मुझे भी खबरें मिल रही हैं शायद उनको पाकिस्तान T20 की कैप दी जाए। बहुत शुक्रिया सारी तफसील आपको बताने का, क्योंकि आप जो तजिया पेश करते हैं हमने देखा है कि उसमें से अक्सर चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देती हैं। और अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और मुलाकात को। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से कम नहीं है और आए रोज़ अपने टैलेंट और मेहनत के बलबूते पर पाकिस्तानी ख़वातीन कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। आज एक्सप्रेसो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली पहली तेज़ तरीन खातून एथलीट तामीन खान से, जिन्होंने हाल ही में नेशनल फास्टेस्ट मैन एंड वीमेन मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। तामीन खान ने 100 मीटर का फासला सेकंड में मुकम्मल कर लिया। 11.80 से ये एजाज़ अपने नाम किया है। उन्होंने पाकिस्तान की फास्टेस्ट खातून एथलीट बन गई हैं और इससे कबल तामीन नेशनल चैम्पियनशिप 2022 और नेशनल गेम्स 2023 में पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून एथलीट रही हैं। और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी 100 मीटर और 200 मीटर का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ एशियन गेम्स 2023 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, मजीद बात तामीन से कर लेते हैं, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तामीन, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कितनी खुश हैं? 100 मीटर का फासला महज 11.80 सेकंड्स में आपने तय कर लिया है। हमें तो फख्र महसूस हो रहा है आप पे बहुत ज़्यादा, एजाज़ ही बहुत बड़ा है। आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये अपना 3rd नेशनल टाइटल अपने नाम किया, और इसके लिए मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि बीच में मुझसे चैम्पियनशिप मिस हो गई, मेरे इंजरीज थी, लेकिन उसके बाद ये मेरा कमबैक कंपटीशन था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तामीन, हम देखते हैं अमूमन ख़वातीन स्पोर्ट्स तो खेलती हुई हमें नज़र नहीं आती पाकिस्तान में, बहुत कम ख़वातीन हैं जिनकी तवज्जो स्पोर्ट्स की जानिब है, लेकिन उन स्पोर्ट्स में भी तेज़ तरीन जिस तरह से यूसेन बोल्ट है उस तरह से आप जब भाग रही होती हैं हमें इतनी तेज़ दिखाई देती हैं। तो ये कैसे सोचा कि आप जो है वो रनिंग का एजाज़ अपने नाम करेंगी, रनिंग में हिस्सा लेंगी?
मैंने स्पोर्ट्स पहले मैं करती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो मैंने रैंडमली नेशनल गेम्स 2019 के लिए ट्रायल्स किए थे और मैं केपीके की टीम के लिए सिलेक्ट हो गई थी और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। शुरू में आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इम्प्रूवमेंट आने लगी तो मैंने इसको ज़रा सीरियस लिया कि इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लेना चाहिए। अच्छा, और खैबर पख्तूनख्वा से आप पहली खातून रनर हैं। सारी जो आपका जर्नी है इसमें घर वालों की सपोर्ट कितनी ज़्यादा रही आपको? मेरे साथ मेरे घर वालों की सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है और उनकी वजह से आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उनकी वजह से ही हूँ। मेरी मामा मेरे साथ रोज़ जाती हैं स्टेडियम, जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ मेरे साथ डिफरेंट सिटीज़ जाती है कॉम्पिटिशन्स के लिए। मेरे बाबा, मेरे सिबलिंग सब बहुत खुश होते हैं, उनकी सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आगे आप कौन कौन से जो चैम्पियनशिप्स हैं उनमें हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं, ट्रेनिंग कैसे करती हैं, क्या खाती पीती हैं? अभी हमारा नेशनल चैंपियनशिप आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2025 में हमारा फास्टेस्ट मैन एंड वुमेन कंपटीशन फिर से आ रहा है। इसके लिए मैं ट्रेनिंग करती हूँ 6 डेज पर वीक और 3 डेज हमारी ट्रैक ट्रेनिंग होती है जिसमें हम प्योर स्पीड पे भी काम करते हैं, स्पीड एंड्योरेंस पे भी काम करते हैं। उसके अलावा बाकी 3 डेज हम जिम और फिटनेस पे तवज्जो देते हैं। ठीक है। अच्छा तामीन, ये भी बताएं कि इसको मैनेज कैसे करती हैं? क्या आप पढ़ रही हैं साथ साथ, और जो रनिंग का शौक़ है वो क्या कभी पढ़ाई के आड़े नहीं आया? जिस तरीके से अभी आपने कहा कि प्रोफेशनली भी आपने स्टार्ट किया और इतने बड़े बड़े जो चैम्पियनशिप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके आप जीतती भी आ रही हैं। जी, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं एक LLB स्टूडेंट हूँ, तो साथ में स्पोर्ट्स प्रोफेशनली खेलना, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक आसान चीज़ नहीं होती, दोनों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पैशन था दोनों में, तो मैं दोनों को लेके चलती हूँ। अच्छा, ये पैशन के मुतालिक बताएं, कब डेवलप हुआ ये? आप हादसाती तौर पर रनर बनी हैं या फिर पहले से किसी को देखा, कोई आपका रोल मॉडल? तो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर एक एथलीट थे, तो आई थिंक उनसे मेरे जीन्स में आया और मैंने पहले सोचा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे मज़ा आने लगा इस फील्ड में, तो मैंने कहा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अरे वाह, मतलब आप छाई हुई हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि पैशन को आपने परस्यू किया, तो इससे अच्छी चीज़ तो कोई और हो ही नहीं सकती। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रेनिंग टफ होती है, डाइट कितनी ज़्यादा, फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रनर के लिए? डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर ले, अगर हम अपनी डाइट पे फोकस नहीं करते तो उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं आती। हमें प्रॉपर अपने वाइटामिन की इंटेक रखनी होती है, अपनी प्रोटीन इंटेक रखनी होती है, वाटर इंटेक प्रॉपर रखनी होती है, वरना मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो इन चीज़ों का हमें खूब ख्याल रखना होता है और हमारे कोच इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो क्या आलमी सतह पर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी का ख्वाब देखती हैं? क्या सोचा है, शिरकत करेंगी ओलंपिक्स में? जी बिल्कुल, मेरा यही एम है कि अभी जब 2028 ओलंपिक्स को जिस तरह अर्शद नदीम क्वालिफाई करके गए हैं, अभी हमारे पास 4 इयर्स का टाइम है, हम इसमें खूब मेहनत करें और आगे जाके क्वालिफाई करके रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। इसके अलावा जो स्टैट लेवल है, एशियन लेवल है, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इसमें भी एटलीस्ट मेडल लेके और अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। अच्छा तामीन, आपने भी बताया कि कोचेस का बड़ा मेन रोल होता है, मेजर रोल होता है आपकी ट्रेनिंग के अंदर, और बिल्कुल हर एथलीट के लिए उसका कोच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअली आपको कोच की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग के लिए, या फिर कुछ इस तरह की एकेडमीज़ या कुछ इस तरह के इदारे हैं जहाँ पर आप जाकर जो एक कोच है उसकी सर्विसेज भी ले सकते हैं? पेशावर में मैं चूँकि ट्रेनिंग करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कोच अवेलेबल है, सर ज़ाफ़रान, जो कि सब एथलेटिक्स की ट्रेनिंग उनके हवाले है और वही हमें ट्रेन करते हैं। कोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है इन कोच से, बिकॉज से ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, फीमेल्स भी इतनी नहीं है, मेल्स भी कुछ ही हैं, तो हम सबको प्रॉपर अटेंशन मिलती है कोच। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि ख़वातीन तो कम ही उतरती हुई हमें दिखाई देती हैं इस अरीना में, लेकिन दुनिया भर में इस काफ़ी मकबूलियत है इसकी। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, स्प्रिंट्स हैं जिस तरह से आप करती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में भी हिस्सा लेंगी या इसको मखसूस स्प्रिंट्स की हद तक ही रखेंगी? मैं इसको स्प्रिंट की हद तक ही रखूँगी, बिकॉज 100 मीटर इवेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, 100, 200 दोनों, तो मैं इसी पे फोकस करूँगी। अगर इसी पे फोकस करूँगी तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर हर जगह अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फिर एक में उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आपके शोबे में भी आए, मज़ीद भी आप कामयाबियाँ समेटें और हमारा नाम इसी तरह से
बुलंद करती हैं। बहुत शुक्रिया तामीन हमसे बात करने के लिए। देखिए तामीन जैसी लड़कियां ही हैं, आगे आ रही हैं और आगे आने के साथ साथ एक अच्छा इमेज पेश कर रही हैं पाकिस्तान का इमेज इस तरह के खिलाड़ी पेश करते हैं और हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ रनिंग बल्कि दीगर जो शोबों में जैसा कि हिना भी मेरे साथ बैठी हैं, हमें इनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है जनाब, और कुछ भी टैलेंट आप में है तो ज़रूर सामने आए, अपने जो पैशन उसको परसू कीजिए और बिल्कुल हालात की फिक्र ना कीजिए। हालात अच्छे हो जाते हैं जब आप मेहनत करते हैं किसी भी खास डायरेक्शन में। इसके साथ ही आज के शो से हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।